नमस्कार। उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ दी है, मातोश्री पहुंच गए हैं वापस। यह घटना छोटी हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राजनीतिक चेतन में, मानस में ये बात घुसती नहीं है कि सरकारी घर होता है। अक्सर आपने देखा है कि दिल्ली में ये जितने पुराने नेता हैं, जो सांसद नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, घर नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्रियों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उसकी गुंजाइश थोड़ा कम हो जाती है। कई बार वो घर बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने बिना इस्तीफ़ा दिए पहले ही घर छोड़ दिया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो जैसे स्थित प्रज्ञ हैं, उनको इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। वो ये लग रहा था शुरू से ही कि वो औरों की तरह मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने सत्ता देखी है, ताकत देखी है, बचपन से देखी है। और जो बचपन से ताकत को देखने के आदी हैं, उनको उससे उतना ज़्यादा मोह नहीं होता, उसकी उनको आदत पड़ जाती है। कुछ इसमें से राहुल गांधी से थोड़ा सा एक आप उसका एक समानांतर व्यवहार की तरह देख सकते हैं कि जैसे राहुल गांधी में सत्ता की लोलुपता नहीं है, वैसे ही इनमें भी नहीं है। अगर उद्धव ने किया तो शायद इसलिए कि वो आदित्य ठाकरे को स्थापित करना चाहते थे। और लोग कहते थे महाराष्ट्र में कि जो असली सत्ता है वो रश्मि भाभी के पास है, जो उनकी पत्नी है उद्धव की। तो एक तरह से देखें, जहाँ पे हर एमएलए बिकने के लिए तैयार है कुछ रुपयों के लिए, जहाँ जैसे आरोप लग रहा है एकनाथ शिंदे के ऊपर, उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए का एक सौदा किया सरकार गिराने के लिए। मुझे लगता है पैसा बहुत कम था, जो बातें सुनने में आती हैं। खैर हम लोग जानते नहीं, हम लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जो चीज़ें आती हैं उनको तौलने की बात होती है। तो अगर आप जो आम तौर पे जो एमएलए के भाव होते हैं उस हिसाब से देखें बिकने के, तो ये 150 कुछ कम लग रहा था, लेकिन ऐसी चर्चा है। ऐसे माहौल में एक मुख्यमंत्री का बिना इस्तीफ़ा दिए अपना घर छोड़ के चले जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे कई चीज़ें और भी शुरू होती हैं। अगर आप देखें तो ये नियम, अगर आप देखें इंग्लैंड में, जिस दिन सरकार बदलती है, जैसे प्रधानमंत्री आता है, वो जो पुराना प्रधानमंत्री है उसी दिन घर छोड़ देता है। उसके एक दिन पहले से ही जैसे रिजल्ट आए, उसका सामान, अगर वो चुना गया नहीं गया दोबारा, उसका सामान बंद होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और लोग जितनी जो जनता की संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, उसका जितना भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें करते रहते हैं। इसके साथ ये भी एक बात देखिए आप कि भाजपा सरकार ने गुजरात में इन एमएलएज़ को प्रश्रय दिया। सुनने में आ रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिंदे के ऊपर आरोप लगाने की बात की। उससे बचने के लिए एमएलएज़ ने उद्धव ठाकरे से कहा, वो कह रहे थे कि उनको बचा नहीं सकते, केंद्र सरकार उनकी तो नहीं चलती है, और जब सरकार उनको गिराना चाहती है तो बात क्यों सुनेगी। नहीं कर सकते तो जाहिर है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे वो लोग। तो ये जो अब खरीद फरोख्त की बात हो रही है, आया राम गया राम, एमएलए के भाव लगा दीजिए और उनको बंदी बना के ले जाइए, उनका अपहरण करके ले जाइए और उनको दूसरे राज्य की पुलिस संरक्षण दे अपहरणकर्ता को, यानी कि जो अपहरण करता है उसको संरक्षण दे रही है सरकार। अब आप सोच लीजिए कि हमारी नैतिकता राजनीति में कहाँ तक पहुँच गई है। हमने कल आपसे जिक्र किया था कि अगर 50% जो हमारे विधायक और सांसद हैं उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो कब पे चल रहे हैं या FIR हैं या क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, तो ऐसे माहौल में नैतिकता की बात करना अपने आप में एक सपने की बात की तरह होगा। तो ऐसे माहौल में जब एकनाथ शिंदे गुजरात ही नहीं, अब चले गए असम चले गए, वो भी चार्टर प्लेन करके चले गए। तो इसमें जो उस सरकार का काम था उनको रोकने का। अगर केंद्र सरकार ठीक से काम करती तो उस हवाई जहाज उड़ने देती नहीं। उन सबको जो एमएलए भाग के गए हैं उनको पकड़ा जाता, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते, उनके ऊपर सरकार गिराने का जो एक षड्यंत्र है उसका एक मुकदमा चलना चाहिए था। लेकिन उल्टे उनको शय मिल रही है कि आप ऐसा कीजिए। तो ये तो हमारी राजनीतिक स्थिति है। अब इसके बाद क्या होगा महाराष्ट्र में?
शरद पवार पुराने चावल हैं, वो जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। सुना गया कि शायद वो शिंदे को बोलेंगे कि तुम बन जाओ मुख्यमंत्री और संभालो, और उद्धव को उतना शौक नहीं है राजपाट चलाने का, तुम ही आ जाओ, तो शायद उस तरह की बात होगी। अब उससे क्या उनका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे? अगर वो बात थी तो उससे बात नहीं बनती। तो सब मिला के ऐसा लग रहा है, सब लोग मान रहे हैं कि अगले कुछ एक दिनों में भाजपा की सरकार शिवसेना के साथ, या शिवसेना टूटेगी, उसके टूटे हुए घटक के साथ कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होंगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें ये शिवसेना जो महा विकास अघाड़ी है, MVA जो नाम दिया गया था शिवसेना, NCP और कांग्रेस गठबंधन को, उन्होंने जो काम किया है पिछले 2.5 साल में, अपने आप में वो अलग तरह का काम है। दूसरा एक पर पहलू ये भी है, उन्होंने कुछ ऐसे काम नहीं कि जो भाजपा करती, तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एक ज़माने में जब पृथ्वीराज चौहान थे मुख्यमंत्री, तब मैं सुनता रहा 5 साल तक कि उनके यहाँ फाइलें आती थी और फाइलें निकलती नहीं थी। तो ऐसा जो है पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ। कुछ चीज़ों में कुछ अच्छी तरक्की भी हुई है और लोग कह रहे थे प्रशासन ठीक चल रहा था, इसके बावजूद कि रोज़ाना देवेंद्र फडणवीस इसको गिराने की कोशिश करते रहे। अब इस स्थिति में जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, बहुत देश के उद्योग धंधे और आर्थिक मामलों में जो हमारा निवेश होता है उसके लिए बहुत ही आप कहें कि महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ये अगर आप स्टेट GDP देखें, उस हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तमिलनाडु ने काफ़ी तरक्की कर ली है, महाराष्ट्र आगे चला गया है, क्योंकि वहाँ सरकार काफ़ी अलग ढंग से काम करती थी, उसमें कांग्रेसी प्रवृत्ति नहीं थी और न भाजपाई प्रवृत्ति थी, वो लोग काम करना चाहते थे। तो जो तरक्की जो हुई है पिछले मान लीजिए 30 साल में, नरसिम्हा राव के 1991 के बाद से, उन राज्यों में हुई है जहाँ मुख्यमंत्री दूरदर्शी थे या नॉन कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी वालों ने कहीं तरक्की नहीं की और भाजपा वालों ने भी कहीं तरक्की नहीं की। उन्होंने एक माहौल बनाया कि तरक्की हो रही है, लेकिन असली तरक्की वहाँ भी नहीं हुई। तो वह तरक्की वहीं पर हुई है जहाँ गैर कांग्रेसी पार्टियाँ थी या गैर भाजपा पार्टियाँ थी, यानी कि जहाँ राष्ट्रीय पार्टियों की जगह दूसरी पार्टियाँ थी। लेकिन बंगाल की स्थिति बहुत अलग थी। बंगाल में ना ज्योति बसु के ज़माने में तरक्की हुई और ना ममता बनर्जी के ज़माने में, और कांग्रेस तो अपना राजपाट सौंप चुकी थी CPM को, लेकिन ज्योति बसु इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमेशा मजदूरों के साथ उनको चलना उनकी मजबूरी थी। और तृणमूल कांग्रेस भी इसलिए नहीं कर पाया कि अगर आप जिस तरह जीत के आ रहे हैं, उनको हम आज की बात दे रहे हैं, आज का सपना दे रहे हैं, कल का नहीं, भविष्य का नहीं, आज का दे रहे हैं, तो उसमें जब तक भविष्य का सपना नहीं दिखाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और महाराष्ट्र में ये था कि अपने आप ही संपन्न राज्य रहा है शुरू से औरों के मुकाबले, तो उसमें जो तरक्की हो सकती थी, जो शरद पवार के ज़माने में हुई, उनके 3 बार जो मुख्यमंत्री थे, आर्थिक तरक्की उस ज़माने में हुई और उसके पहले से ही वो अपने आप एक व्यापार का केंद्र बना हुआ था, तो उसकी अपनी अलग अहमियत थी। लेकिन पिछले कुछ एक सालों में बम्बई थोड़ा बहुत बदला है, बिल्डर्स बहुत बदले हैं, लेकिन अगर आप देखें कि उसकी जो अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, उसमें इतना बड़ा बदलाव नहीं आया है जितना उम्मीद की जाती थी। फिर भी अगर आप उसको देखें आज की तारीख में बम्बई को, उसकी तुलना शंघाई से होती है कई बार, क्योंकि आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा शहर है। तो देश में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए महाराष्ट्र को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर डाला है मोदी सरकार ने या गृहमंत्री ने, अमित शाह ने, कि किस तरह सरकार बदले। ये सरकार बदल के क्या होगा, पिछले 5 साल में जो हुआ था शिवसेना की सरकार बनने के पहले, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा था कि कुछ नयापन हो। शिवसेना की सरकार में भी कुछ नयापन ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन लोग कहते थे कि पहले से सरकार थोड़ा ठीक चल रही थी। अब ये हमारा दुर्भाग्य है, अब सौभाग्य, इसको आप जैसे भी कहिए, कि जो हमारी जो पोटेंशियल है, जो हमारी एक कुछ पाने की जो हमारी
सीमा है या जो कुशलता है उसका हम इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और वो अगर कहीं है तो देश में, अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में, मुंबई में और बड़े शहरों में ज़्यादा है। कलकत्ता को छोड़ दीजिए, कलकत्ता में जो संस्कृति है, काम करने की संस्कृति, वो उनकी ऐसी है कि उसको बदलने में बहुत समय लगेगा, उसके लिए नया नेता चाहिए। लेकिन मुंबई में काम करने की संस्कृति थी, चेन्नई में बनाई गई, हैदराबाद में भी शुरू की गई, क्योंकि विदेशी कंपनियां जहां आई हैं वहां उन सब ने ऐसा किया है। तो अगर आप देखें जो राजनीति जो चल रही है वो इस स्तर पे है कि जैसे कि 18वीं शताब्दी में चल रही है। अर्थव्यवस्था कह रही है कि हमको 22वीं शताब्दी जाना है, 21 से आगे बढ़ना है। तो इनके बीच का जो संघर्ष है वो किस तरह करवट लेगा, किस तरफ, ये अपने आप में तय करेगा कि हमारे देश की तरक्की कैसे होती है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने एक मिसाल कायम की है कि बिना मुख्यमंत्री का पद छोड़े अपने आप खुद ही आ गए, कहते भाई मुझे जो भी करना चाहता है आके ले लो कुर्सी, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ठीक से काम करो। अब ये लोग कहते हैं कि बाला साहब, उन्होंने 5 गलतियाँ की। एक तो वो समझते हैं कि बाला साहब हैं, शायद बाला साहब नहीं है, उनकी जो हुंकार है वहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर लोग कहते हैं कि उन्होंने शरद पवार को दोस्त मान लिया था, अब वो बड़ी गलती मानते हैं उसको। इस तरह से जो कई सारी जो चीज़ें हैं जो उद्धव ठाकरे ने की, उसके बारे में अब लोग बातचीत कर रहे हैं कि उनमें कमियाँ क्या थी। लेकिन मैंने जो देखा पिछले साल भर से तो बेचारे कोई ना कोई उनको परेशानी, बीमारी की थी, शारीरिक बीमारी थी। दूसरी, वो नेता ऐसे नहीं जो लड़के आए हैं, वो नेता ऐसे उनको कि सौंपा गया है राजपाट। जिनको आप राजपाट सौंपते हैं उनमें वो लड़ने की ताकत थोड़ा कम होती है। और उनका जो बेटा आदित्य ठाकरे है वो भी एक तरह का राजकुमारी है कहिए तो जिनको ये विरासत में मिली है उनमें लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। और इसीलिए देख रहे हैं आप जो वर्षा से मातोश्री में वापस जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, अगर आप एक तरह से देखो तो। अब ये कह रहे हैं लोग कि वो उनका जो इमोशनल जो एक जो भावभीनी जो उन्होंने बातचीत की अपने काडर से, उससे लोग काफ़ी प्रभावित नहीं हुए और उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे के पास लोग चले गए। अगर एकनाथ शिंदे की तरह के लोग एक विकल्प बन सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारी राजनीति का क्या पैमाना है, कम से कम आदर्श के नाम पर। तो यानी आदर्श हमारी राजनीति में कहीं नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये एक जंगल राज चल रहा है। और चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे जहाँ भी हो, एक जंगल राज से चल रहा है। जहाँ भी भाजपा चाहती है कि खरीद फरोख्त करना विधायकों की, वहाँ जंगल राज शुरू हो जाता है। तो अभी क्या होगा कुछ दिन मालूम पड़ेगा, लेकिन सब लोग मान चुके हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी, वो चाहे शिवसेना के साथ हो या किसके साथ हो, बनाना पड़ेगा शिवसेना का साथ ही, और तो कोई हो नहीं सकता। तो उनको चाहिए जितने विधायक चाहिए, करीब 37-38 के आसपास को विधायक चाहिए होंगे या 39 के आसपास। उनके पास कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट हैं वो आ जाएंगे, कुछ भाजपा के आ जाएंगे, तो उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो लोग सौदा करके गए हैं, अभी जाना चाहते हैं, वो कल फिर निकल सकते हैं। तो एक जो माहौल बन रहा है जो 1967 से 71 के बीच में था कि आया राम गया राम का जो माहौल था, और कई लोगों ने कई बार पार्टियां बदली एक ही सत्र के दौरान, एक सत्र नहीं, एक 5 साल के जो उनका जो विधायक का जो होता है कार्यकाल, उसमें उन्होंने एक से ज़्यादा पार्टियां बदली। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो हमें जो हमारा जो कानून है धर्म ये दल ना बदलने का, उस पर थोड़ा सा फिर से विचार करना पड़ेगा कैसे ऐसा रोका जाए। और बिना उसके रोके जो एक अस्थिरता से आने वाली है उससे विकास पे काफ़ी असर पड़ेगा। और जो पहली जिम्मेदारी जो राज्य की है, सरकारों की है, वो ये कि जो भी हो देश में हर नागरिक का भला हो, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को लेकर के रोज़ तरक्की होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। ये तो खैर आदर्श की बात हो गई, लेकिन असलियत ये है कि हमारी नीतियाँ गरीबों की तरफ नहीं जाती हैं, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल इलेक्शन में होता है, और उनके जो नेता चुन के आते हैं वो उनकी खरीद फरोख्त कभी भी आप कर सकते हैं। तो
उद्धव साहब ने एक मिसाल तो रखी है, लेकिन शायद कोई उम्मीद नहीं करता कि राहुल गांधी के अलावा कोई इस तरह के कदम उठा सकता है जिसमें सत्ता की लोलुपता न दिखे और एक अपने स्वाभिमान के साथ एक जो सही काम करना है वो काम करना है, उस तरह से काम करना है, उस तरह के एक अंदाज़ हो। तो ये कुछ नई चीज़ें अपनी राजनीति में दिख रही हैं। शायद इनको आप आशा किरण मान लीजिए या ये मान लीजिए कि ये वैसा उन लोगों से हो रहा है जो राजनीति में पूरी तरह उसके सिरे में पके नहीं हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।